के सख्त एक्शन की बात करेंगे। दरअसल घाटी के रियासी और डोडा समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब एनआईए छापेमारी कर रही है और आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले लोगों पर अब एनआईए का हंटर बहुत जल्द चलने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात और घुसपैठ के खिलाफ एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक बार फिर एनआईए की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए का यह एक्शन घाटी में घुसपैठ को लेकर हुआ है, जहां पिछले कई दिनों में आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से ही आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों और एनआईए का एक्शन तेज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अलग अलग जगहों पर एनआईए ने रेड की है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर में यह छापेमारी चल रही है। एनआईए की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े मामले दर्ज होने के बाद हुई है। एनआईए के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ के पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। नेटवर्क में ओवरग्राउंड वर्कर, आतंकी और गाइड शामिल हैं। आतंकियों को शरण देने वाले लोग भी इसका हिस्सा हैं। इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। इससे पहले एनआईए ने साल 2020 के कश्मीर के नार्को टेरर मामले में बड़ी सफलता हासिल की थी। एनआईए ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपी मुनीर अहमद को गिरफ्तार किया है। मुनीर पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ड्रग्स के जरिए पैसे जुटाने का आरोप है। और अब एनआईए ने आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और खासकर कश्मीर में आतंकी फंडिंग की जड़ को खत्म करने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, आपकी जुबान पर आइसलैंड का नाम आते ही आपके जहन में आता होगा कि बर्फ से ढका कोई बहुत खूबसूरत शहर होगा, लेकिन इस वक्त आइसलैंड में ज्वालामुखी से कुछ ऐसी तबाही मची है कि वहां पर रहने वाले लोग अपने घरों तक को छोड़ने को मजबूर हैं और ज्वालामुखी का लावा मैदान में कई किलोमीटर तक फैल चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आइसलैंड में लावा की ये लपटें आपने पहले भी देखी हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी का ये लाइव तांडव आपने पहले भी देखा है, क्योंकि यहां की राजधानी रिकवेक में ये पहली बार नहीं है जब एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, बल्कि यहां तो बीते लगभग 11 महीने में 7 बार इस ज्वालामुखी ने अपनी गूंज से इलाके की जमीन को दहलाया है। आइसलैंड की राजधानी रिकवेक में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस बार विस्फोट का केंद्र रिकवेक प्रायद्वीप में हुआ। विस्फोट के बाद से इसका लावा तेजी से एक बड़े इलाके में फैला। बुधवार रात ये धमाका इतना भयानक था कि 3 किलोमीटर के दायरे में जमीन पर दरारें पड़ गई। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त से पहले जो विस्फोट हुए थे ये उससे कहीं कम क्षमता का था, लेकिन विस्फोट के बाद से लावा लगातार बाहर आ रहा है और फिलहाल ये यहाँ के सबसे मशहूर पर्यटक स्थान ब्लू लगून की ओर बढ़ रहा है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट के चलते आसपास के लोगों को सुरक्षा के लिहाज से दूसरी जगह भेजा गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस विस्फोट से हवाई उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो आइसलैंड में लगातार फट रहे ज्वालामुखी की क्रोनोलॉजी अगर हम समझें तो 3 साल में 10 विस्फोट हुए हैं। 20 नवंबर 2024 जिस विस्फोट की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इस विस्फोट की तस्वीर से आप इसकी विध्वंसता कितनी है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 3 साल के अंदर ज्वालामुखी में 10 विस्फोट हुए हैं और उसके बाद इस पूरे इलाके में कई किलोमीटर तक ज्वालामुखी का लावा फैला। दूसरा विस्फोट 22 अगस्त 2024, ये वो तारीख थी जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 29 मई 2024 को भी
ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और लावा मैदानी इलाकों में फैला। 16 मार्च 2024 को भी चौथा विस्फोट, जिसके बाद वहां की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। फरवरी 8 तारीख 2024 साल, इस दिन भी जबरदस्त विस्फोट हुआ। 14 जनवरी 2024 को भी आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 18 दिसंबर 2023 को भी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। आगे अगर बात करें तो 10 जुलाई 2023 यानी कि एक साल पिछले साल ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट। 3 अगस्त 2022 को भी आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 19 मार्च 2021 ये वो तारीख थी जब आइसलैंड में जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसके बाद वहां के हालात कैसे थे वो तस्वीरें भी आपने देखी। यानी कि अब 3 साल में 10 विस्फोट की पूरी क्रोनोलॉजी के बाद आगे बढ़ेंगे और बात अब धर्म संसद से जुड़ी तस्वीरों की करेंगे। सभी हिंदुओं को एक होने के लिए क्लब जिहाद है, वक्फ बोर्ड है, मंदिरों में मस्जिद बना दी गई। जबरन धर्मांतरण हो रहा है। जो धर्म संसद में प्रस्ताव पास होंगे वो बहुत ही अहम प्रस्ताव होंगे। तो दर्शकों, एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर छतरपुर से अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, आज उसका दूसरा दिन है, तो कल मथुरा में हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे एक विशेष धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने की ओर आगे का रास्ता क्या हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातनियों की आस्था पर चोट करने वाले, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और नई कहानी गढ़ने वालों के खिलाफ सनातनी एकजुट हो रहे हैं। वृंदावन में साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। लड़ाई को धार देने के लिए संतों ने धर्म संसद बुलाई। वृंदावन में धर्म संसद होने जा रही है और उसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा करके जो विवादित ढांचा बनाया गया था, वहाँ पर ईदगाह मस्जिद जिसको कहते हैं, वहाँ पर नमाज होती है। तो सभी संत भगवान यहाँ पधार रहे हैं और सबसे पहला प्रस्ताव यही होगा कि उस नमाज को बंद किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जबकि हम उनकी किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो वो हमारी चीज पे जाके हस्तक्षेप क्यों करते हैं। और हमारा श्री कृष्ण जन्म स्थान जल्द से जल्द खाली किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति ने श्री कृष्ण शारदा ट्रस्ट सभागार में धर्म संसद बुलाई और इस विराट धर्म संसद में साधु संतों ने कई मुद्दों पर प्रस्ताव रखा, जिनमें जन्मभूमि से अवैध निर्माण हटे, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, धार्मिक स्थान पर मांस की बिक्री बंद हो और सनातन बोर्ड की स्थापना हो, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई को तेज कैसे किया जाए, कौन कौन से साक्ष्य और संतों की गवाही अहम है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई। बार बार सनातन धर्म पर जो है वो चोट की जा रही है, सनातन धर्म को नीचे किया जा रहा है। आखिर दबते दबते कब तक दबा जाएगा। इसीलिए ये क्रांति है, ये आक्रोश है, ये दबाव से जो है उत्पन्न हुई एक जोरदार की स्थिति बन गई है। आखिर क्यों सनातन ही मंदिरों के पैसा जो है वो विधर्मी लोग लेके जाते हैं? आखिर क्यों हमारी गौ माता को काटा जाता है? क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम 11 पे हैं और जब तक एक नहीं होंगे 11 कुछ नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के मुताबिक वृंदावन में आयोजित की गई इस धर्म संसद में देश विदेश से बड़ी संख्या में साधु संत, करीब 200 महामंडलेश्वर धर्माचार्य और हजारों सनातनी भाग लेने पहुंचे। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि के इसके मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा ने अगुवाई की। पिछले कई वर्षों से अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है और उसी को लेकर तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से साक्ष्य, संतों की अहम गवाही होंगे और साथ ही साथ गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और भी कई अहम मुद्दे होंगे। आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को और भी ज्यादा तेज कैसे किया जाए, ये भी चर्चा यहाँ पर होगी। मथुरा में आयोजित धर्म संसद में साधु संतों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए हुंकार भरी, जिससे करोड़ों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।